2020-21 में राजकोषीय घाटा बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 9.5% हो गया है और इसे सरकारी ऋणों, बहुपक्षीय ऋणों, लघु बचत निधियों और अल्पकालिक ऋणों के माध्यम से धन उपलब्ध कराया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार को अतिरिक्त 80,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। इसके लिए हम इन 2 महीनों में बाजार तक पहुंच कायम करेंगे। बजट अनुमान 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% रहने का अनुमान है। अगले साल बाजार से कुल उधारी लगभग 12 लाख करोड़ की होगी। श्रीमती सीतारमण ने घोषणा की है कि सरकार की योजना राजकोषीय समेकन के मार्ग पर लगातार चलने की है और राजकोषीय घाटा स्तर को कम करके 2025-26 तक इस अवधि के दौरान साधारण रूप से स्थिर ह्रास के साथ जीडीपी के 4.5% स्तर पर लाना होगा। हम पहले बेहतर अनुपालन के माध्यम से कर राजस्व में उछाल लाकर उसके परिसंपत्तियों जिनमें लोक उद्यम और भूमि सम्मिलित है के मुद्रीकरण से प्राप्तियां बढ़ाकर समेकन हासिल करने की उम्मीद करते हैं। 15वें वित्त आयोग की मदद के अनुसार सरकार राज्यों के लिए नेवल उधार की समान उच्चतम सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 4% पर नियत करने की अनुमति दे रही है। ठीक है ना। एफआरबीएम अधिनियम अधिदेशित करता है कि जीडीपी के 3% के बराबर राजकोषीय घाटा 31 मार्च 2020-21 तक हासिल किया जाए। इस वर्ष की अभूतपूर्व और अप्रत्याशित परिस्थितियों में ये जरूरी बना दिया है कि एफआरबीएम अधिनियम की धारा 4, 5 और 7(3)(b) के अंतर्गत विचलन कथन प्रस्तुत किया जाए, जिसमें एफआरबीएम दस्तावेजों के भाग के रूप में सभा के पटल पर रख रही हूँ। 9 दिसंबर 2020 को 15वें वित्त आयोग ने 2021-26 की अवधि को कवर करते हुए अपनी अंतिम रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत कर दी। सरकार ने आयोग की रिपोर्ट राज्यों का ऊर्ध्वमुखी हिस्सा 41% तक बरकरार रखते हुए व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ संसद में रख दी। आयोग की सिफारिश पर बजट में 2021-22 में 17 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 1,18,452 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। भाग खो बजट भाषण के भाग 2 में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कर प्रशासन को सरल बनाने और याचिका प्रबंधन और अप्रत्यक्ष और प्रशासन के जटिलताओं को आसान बनाने का प्रयास किया है। अप्रत्यक्ष प्रस्ताव प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाने और जटिलताओं को आसान बनाने के साथ साथ सीमा शुल्क को तर्कसंगत बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव वित्त मंत्री ने आयकर रिटर्न को भरने में वरिष्ठ नागरिकों को राहत देते हुए आयकर प्रक्रियाओं के समय सीमा में कमी और विवाद समाधान समिति के गठन की घोषणा फैसले से आईटी-एटी-एनआरआई को छूट, लेखा परीक्षा छूट की सीमा में वृद्धि और लाभांश आय के लिए भी राहत प्रदान की है। उन्होंने देश में बुनियादी ढांचे में विदेशी निवेश को आकर्षित करने और सस्ते और किराए के आवासों के लिए राहत और आईएफएससी के लिए एक कर प्रोत्साहन, छोटे चैरिटेबल ट्रस्टों को राहत और स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहन जैसे कदमों की भी घोषणा की है। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषणों में कहा है कि महामारी के बाद दुनिया एक नए रूप में उभरती हुई नजर आती है और भारत इसमें एक अग्रणी भूमिका निभाएगा। इन्होंने कहा है कि इस परिदृश्य में हमारी कर प्रणाली को पारदर्शी, कुशल होना होगा और देश में निवेश और रोजगार को प्रोत्साहन देना चाहिए। मंत्री महोदय ने कहा है कि इसके साथ साथ इसे हमारे करदाताओं पर न्यूनतम बोझ डालना चाहिए। इन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट कर दर में कमी, लाभांश वितरण कर की समाप्ति और छोटे करदाताओं के लिए छूट में वृद्धि सहित करदाताओं और अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए सरकार द्वारा सुधारों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की गई थी। वित्त मंत्री ने कहा है कि वर्ष 2020 में आयकर दाखिल करने वालों की संख्या 6.48 करोड़ रही, जबकि 2014 में ये संख्या 3.31 करोड़ थी। बजट में 75 वर्ष की आयु और उससे अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को ज्यादा राहत प्रदान की गई। ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिन्हें पेंशन और ब्याज सहित आय प्राप्त होती है, उन्हें आयकर दाखिल करने से राहत प्रदान की गई है। उन्हें भुगतान करने वाला बैंक ही उनकी आय से आवश्यक कर की कटौती करके राशि अंतरित कर देगा। स्वदेश लौटने वाले अप्रवासी भारतीयों के लिए आयकर से जुड़े कठिन प्रावधानों को सरल बनाने और विदेश में से उनकी सेवानिवृत्ति होने के बाद भारत लौटने पर आय से संबंधित मुद्दों को आसानी से सुलझाने के लिए सरल नियमों का प्रावधान बजट में किया गया है। इसके अनुसार टीडीएस मुक्त लाभांश भुगतान आईएनवीआईटी को करने का प्रस्ताव किया गया। विदेशी पोर्टफोलियो वाले निवेशकों के लिए बजट में कम संधि दर पर लाभांश आय में कर कटौती का प्रस्ताव किया गया। बजट में यह भी प्रावधान है कि लाभांश आय पर अग्रिम कर की देयता लाभांश का भुगतान और उसकी घोषणा के बाद ही उत्पन्न होती है। वित्त मंत्री ने कहा है कि ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि शेयर धारकों द्वारा अग्रिम कर भुगतान करने के लिए लाभांश आय की सही गणना नहीं की जा सकती। वित्त मंत्री ने
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सस्ते घर खरीदने के लिए मिलने वाले ऋण के ब्याज में 1.5 लाख रुपए तक की छूट का प्रावधान 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया। सरकार द्वारा लोगों को सस्ते घर उपलब्ध कराने के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है। उन्होंने सस्ते घर की योजना के तहत कर छूट का दावा करने के लिए पात्रता की समय सीमा 1 वर्ष और बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी है। प्रवासी मजदूरों के लिए किराए के सस्ते मकान उपलब्ध कराने के प्रावधान में वित्त मंत्री ने सस्ते किराए वाली आवासीय परियोजनाओं के लिए कर राहत की नई घोषणा की है। देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए श्रीमती सीतारमण ने स्टार्टअप्स के लिए कर छूट का दावा करने की समय सीमा 1 वर्ष और 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी है। इस आदेश के अनुसार स्टार्टअप्स के लिए संदर्भित कोष में निवेश की पूंजी पर नियम आधारित छूट को प्राप्त करने के लिए समय सीमा 1 वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा है कि विभिन्न कल्याण निधियों में नियोक्ताओं का अंशदान जमा करने में हुई देरी के कारण कर्मचारियों को ब्याज आय की अस्थायी हानि होती है। नियोक्ता द्वारा इन निधियों में कर्मचारी का अंशदान समय पर जमा करने के लिए वित्त मंत्री ने ये घोषणा की है कि कर्मचारी का अंशदान देरी से जमा करने के बारे में नियोक्ता को कभी भी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस वर्ष का बजट अनुपालन का भार कम करने के लिए आयकर कार्रवाई मौजूदा 6 साल से 3 साल करने के लिए समय सीमा में कटौती का प्रावधान करता है। कर प्रवंचना के गंभीर मामलों में जहां एक वर्ष में 50 लाख या उससे अधिक की आय को छुपाने के सबूत मिलते हैं, ऐसे मामले में संबंधित आकलन को 10 वर्ष तक दोबारा खोला जा सकता है, लेकिन इसके लिए प्रधान आयुक्त मुख्य आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। कराधान प्रणाली में वाद कम करने के लिए सरकार द्वारा लिए गए संकल्प का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार द्वारा घोषित प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना को अच्छी तरह अपनाया गया है। 30 जनवरी 2021 तक 1,10,000 से अधिक करदाताओं ने इस योजना के तहत 85,000 करोड़ रुपए से अधिक के कर विवाद को निपटाने का विकल्प चुना है। छोटे करदाताओं के बाद कम करने के लिए श्रीमती सीतारमण ने एक विवाद समाधान समिति स्थापित करने का प्रस्ताव किया। इसके अनुसार 50 लाख रुपए तक की कर योग्य आय और 10 लाख रुपए तक की विवादग्रस्त आय के साथ कोई भी व्यक्ति इस संपत्ति में पहुंचने के लिए हकदार होगा और इस दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए समिति के सामने उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय फेसलेस आयकर अपील ट्रिब्यूनल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहन देने और ज्यादातर लेन देन को डिजिटल माध्यम से करने वाले व्यक्ति पर अनुपालन का भार कम करने के लिए बजट में कर लेखा परीक्षा की सीमा को बढ़ाने का प्रावधान किया गया। इससे ऐसे व्यक्ति लाभान्वित होंगे जो 5 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का 95% लेन देन डिजिटल माध्यम से करते हैं। विनिर्माण के क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए बजट में निजी निधि के व्यय से जुड़ी स्थितियों, वाणिज्य गतिविधियों के प्रतिबंधों और विनिर्माण में सीधे निवेश से जुड़े नियमों को सरल बनाकर राहत प्रदान की गई है। आदेश के अनुसार विनिर्माण के लिए कोष इकट्ठा करने में जीरो कूपन बॉन्ड शुरू किया जाएगा। बजट में कर के तौर पर एक सक्षम जीरो कूपन बॉन्ड जारी करके धन जुटाने के तहत अधिसूचित बुनियादी ऋण निधि के लिए पात्र बनाने का प्रस्ताव किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र को बढ़ावा देने के लिए बजट में कर प्रोत्साहन राशि की घोषणा की गई है। बजट में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों से पूंजी लाभों के विवरण बैंकों और डाकघरों आदि से लाभांश, आय और ब्याज का प्रस्ताव दिया गया है। यह रिटर्न को आसानी से भरने के लिए पहले से भरा होगा। वेतन, आय कर भुगतान, टीडीएस आदि के विवरण भी रिटर्न में पहले से ही भरे होंगे। शैक्षणिक संस्थान और अस्पताल चलाने वाले छोटे चैरिटेबल न्यासों पर आय कर का भार कम करने के लिए बजट में राहत की घोषणा की गई। इसके तहत 1 करोड़ रुपए से लेकर 50 करोड़ रुपए तक की वार्षिक लेखा परिविष्टियों पर राहत की सीमा बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों के मुद्दे पर मंत्री महोदय ने कहा है कि पिछले कुछ महीने में रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह किया गया। उन्होंने कहा है कि जीएसटी को भविष्य में एक सरल बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। जीएसटी प्रणाली की क्षमता की भी बढ़ा दी गई है। विशेष अभियान चलाकर कर वंचकों और जाली बिल निर्माताओं की पहचान करने के लिए गहन विश्लेषण और कृत्रिम आसूचना का भी उपयोग किया गया है। वित्त मंत्री ने सदन को आश्वस्त करते हुए कहा है कि जीएसटी को और सुचारू बनाने और प्रतिलोमी शुल्क संरचना जैसी विसंगतियों को दूर करने के लिए भी सभी संभव उपाय किए जाएंगे। सीमा शुल्क नीति के संबंध में वित्त मंत्री ने कहा है कि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में शामिल करने और अधिक निर्यात को सहायता देने के लिए सीमा शुल्क नीति के 2 उद्देश्य हैं। उन्होंने कहा है कि अब
अब कच्ची सामग्रियों की सुलभता और मूल्य संवर्धित उत्पादन के निर्यात को आसान बनाने पर जोर दिया गया है। इस संदर्भ में उन्होंने इस वर्ष 400 से अधिक पुरानी रियायतों की समीक्षा करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा है कि इस पर सरकार व्यापक रूप से परामर्श करेगी और 1 अक्टूबर 2021 से विक्रेताओं से मुक्त संशोधित सीमा शुल्क संरचना स्थापित की जाएगी। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि अब से सीमा शुल्क में कोई नई रियायत इसके जारी होने की तिथि से 2 वर्ष के बाद 31 मार्च तक वैध होगी। वित्त मंत्री ने घरेलू मूल्यवर्धन के लिए चार्जरों के कल पुर्जों और मोबाइल के सब पार्ट्स से कुछ रियायतें वापस लेने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मोबाइल के कल पुर्जे शून्य दर से साधारण 2.5% की दर से परिवर्तित होंगे। उन्होंने गैर मिश्र धातु, स्टेनलेस स्टील के अर्थ एक समान लंबे उत्पाद पर सीमा शुल्क एक समान रूप से 7.5% कम करने की घोषणा की है। कच्चे माल की आवकों में मनुष्य निर्मित टेक्सटाइल पर युक्तिसंगत शुल्क की आवश्यकता पर जोर देते हुए वित्त मंत्री ने नायलॉन श्रृंखला को पॉलिएस्टर और मानव निर्मित अन्य देशों के बराबर लाने के साथ साथ कैप्रोलैक्टम, नायलॉन चिप्स और नायलॉन फाइबर धागे पर सब्सिडी दरों को एक समान रूप से घटाकर 5% करने की घोषणा की। मंत्री महोदय ने कहा है कि इससे टेक्सटाइल उद्योग, एमएसएमई तथा निर्यात में सहायता मिलेगी। उन्होंने रसायनों पर सीमा शुल्क दरों को संशोधित करने की भी घोषणा की ताकि घरेलू मूल्यवर्धन को प्रोत्साहन मिले और प्रतिलोमों को हटा दिया जाए। वित्त मंत्री ने कहा है कि घरेलू क्षमता को बढ़ाने के लिए सोलर सेल सोलर इन्वर्टर पर शुल्क को 5% से बढ़ाकर 20% करने और सोलर लालटेन पर 5% से बढ़ाकर 15% करने का प्रस्ताव दिया गया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि देश में भारी पूंजीगत उपकर का घरेलू रूप से विनिर्माण करने की अपार संभावना है और इस संबंध में दर संरचना की यथासमय विस्तार से समीक्षा की जाएगी। हालांकि उन्होंने टनल बोरिंग मशीन और कुछ ऑटो पार्ट सहित कुछ सामानों पर शीघ्रता से शुल्क दरों में संशोधन की घोषणा की है। बजट में एमएसएमई को लाभ देने के लिए कुछ बदलावों का भी प्रस्ताव दिया गया है। इसमें स्टील, स्क्रू और प्लास्टिक बिल्डर वेयर पर शुल्क को 10% से बढ़ाकर 15% करने का प्रस्ताव दिया गया। इसके अलावा परिधान, चमड़ा और हस्तशिल्प के निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के लिए शुल्क मुक्त वस्तु के निर्यात पर छूट को युक्तिसंगत बनाया जाएगा। किसानों को लाभ देने के लिए वित्त मंत्री ने कपास पर सीमा शुल्क को बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल पर उद्दिष्ट उपयोग को आधारित छूट को वापस करने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने छोटे सामानों पर कृषि बुनियादी ढांचे को और विकास शुल्क का भी प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा है कि उपकर को लागू करते समय हमने अधिकांश मदों पर उपभोक्ताओं पर अधिक बोझ न डालने की तरफ भी विशेष रूप से ध्यान दिया है। न्यायसंगत अनुप्रयोगों और जटिलताओं को कम करने के संबंध में वित्त मंत्री ने कहा है कि एडीडी और सीबीडी शुल्कों से संबंधित प्रावधानों में कुछ बदलावों का प्रस्ताव दिया गया। उन्होंने कहा है कि सीमा शुल्क जांच को पूरा करने के लिए निश्चित समय सीमा निर्धारित की जा रही है। मंत्री महोदय ने कहा है कि सितंबर 2020 से शीघ्र कस्टम पहल का शुभारंभ किया गया है और इससे एफटीए के दुरुपयोग को अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।